कभी सोचा है, अगर मुगल न होते तो ना ताजमहल होता, ना लाल किला होता। भारत में 300 से भी ज्यादा सालों तक राज करने वाले इस महान साम्राज्य की कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इसी एक बड़े सवाल से इस कहानी की परतें खोलते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई की कहानी है जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और उसकी तकदीर दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। तो ये कहानी शुरू होती है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद से, जिसे हम बाबर के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक तरफ वो तैमूर और चंगेज खान जैसे विजेताओं का वंशज था और दूसरी तरफ उसे अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया था। लेकिन उसकी आंखों में एक नया साम्राज्य बनाने का सपना पल रहा था। कई साल भटकने के बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर तो कब्जा कर लिया, पर उसका दिल इतने से कहाँ मानने वाला था। उसकी नजरें थी भारत की बेपनाह दौलत पर, और उस वक्त दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के अपने ही लोग उसके खिलाफ थे, जिसने बाबर को वो मौका दे दिया जिसका उसे इंतजार था। तो लोदी के ही रिश्तेदारों के बुलावे पर बाबर भारत आ पहुंचा। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। साल था 1526, जगह थी पानीपत। एक तरफ बाबर के महज 12,000 सैनिक और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों और हाथियों से सजी विशाल फौज। ये सिर्फ सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये थी नई तकनीक और पुरानी परंपरा की जंग। और यही वो जंग थी जिसने मुगल साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर रखा। यहां ताकत से ज्यादा दिमाग का खेल होने वाला था, एक ऐसी रणनीति का खेल जो भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी। देखिए, बाबर एक बहुत ही चतुर सेनापति था। उसने एक ऐसी तरकीब अपनाई जो उसने तुर्कों से सीखी थी। उसने सबसे पहले तो एक गहरी खाई खुदवाई, फिर लगभग 700 बैलगाड़ियों को एक दूसरे से बांधकर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी और उनके बीच में अपनी तोपें छिपा दी। ये एक तरह का चलता फिरता किला था। और फिर वही हुआ जिसका बाबर को इंतजार था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, बाबर की तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी। तोपों के धमाकों और बारूद के धुएं ने लोदी के हाथियों को एकदम पागल कर दिया। जो हाथी लोदी की सबसे बड़ी ताकत थे, वही उसकी तबाही का कारण बन गए। वो अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे, भगदड़ मच गई और कुछ ही घंटों में लोदी मारा गया और दिल्ली बाबर की हो गई। लेकिन जीत के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं था। साम्राज्य की शुरुआत बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही। 1530 में बाबर की मौत हुई तो उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसे शेरशाह सूरी ने हराकर 15 सालों के लिए भारत से बाहर कर दिया। उसने 1555 में दिल्ली वापस तो जीती, पर अफसोस अगले ही साल एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। हुमायूं की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये साम्राज्य यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और यहीं से शुरू हुआ मुगलों का सबसे शानदार दौर, उनका स्वर्ण युग। जरा सोचिए, एक 13 साल का लड़का दिल्ली के तख्त पर बैठा है और चारों तरफ से दुश्मन उसे घेरने को तैयार हैं। ये था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसने न सिर्फ साम्राज्य को बचाया बल्कि उसे उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अकबर को महान सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा जाता। वो समझ गया था कि हिंदुस्तान जैसे देश पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने हिंदू आबादी का दिल जीत लिया। उसने राजपूतों को जंग में हराया, लेकिन फिर उन्हें ही साम्राज्य में बड़े बड़े पद देकर अपना बना लिया। ये थी असली एकीकरण की नीति। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां के दौर में तो मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से अपने शिखर पर था। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन उस समय पूरी दुनिया में जो कुछ भी बन रहा था उसका 1/4 यानी 25% सिर्फ भारत में बन रहा था। और इतनी दौलत का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था कला और खूबसूरती का एक ऐसा दौड़ जो पहले कभी नहीं देखा गया। दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल, दिल्ली का वो आलीशान लाल किला और वो बेशकीमती कोहिनूर हीरे से सजा मयूर सिंहासन, ये सब उसी दौर की ताकत और कला की गवाही देते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब कोई चीज़ अपनी ऊंचाई पर पहुंचती है तो वहीं से उसके ढलान की कहानी भी शुरू हो जाती है। और मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था औरंगजेब का शासन। शाहजहां चाहता था कि उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह बादशाह बने, जो अकबर की तरह ही सभी धर्मों का सम्मान करता था। लेकिन उसके तीसरे बेटे औरंगजेब की आंखों में सिर्फ सत्ता का नशा था। उसने खूनी जंग छेड़ी, अपने भाई दारा को मरवा दिया और अपने बूढ़े पिता शाहजहां को जिंदगी के आखिरी सालों में आगरा के किले में कैद कर दिया। सत्ता में आते ही औरंगजेब ने अकबर की बनाई हुई एकता की हर एक नींव को हिलाकर रख दिया।
देखिए, उसने अकबर की नीतियों को एक एक करके पलट दिया। जो जजिया टैक्स अकबर ने हटाया था, उसे वापस लगा दिया। धार्मिक एकता की जगह कट्टरता ने ले ली और कई मंदिर तोड़े जाने के आदेश दिए गए। उसकी इन नीतियों ने उस भरोसे को तोड़ दिया जिसे अकबर ने सालों की मेहनत से बनाया था। और नतीजा? चारों तरफ बगावत की आग भड़क उठी। मराठा, राजपूत, सिख सबने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल सिर्फ जंग लड़ते हुए बिता दिए, जिससे साम्राज्य का खजाना भी खाली हो गया और एकता भी खत्म हो गई। और 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही एक समय का ये महान साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने लगा। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का लंबा और दर्दनाक सूर्यास्त। अब इस स्लाइड को देखिए। औरंगजेब के बाद कोई एक भी ताकतवर बादशाह नहीं आया। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, एक के बाद एक कमजोर शासक आते जाते रहे। आलम यह था कि दिल्ली का तख्त एक मजाक बनकर रह गया था। और जब घर कमजोर होता है तो बाहर वाले फायदा उठाते ही हैं। इस अंदरूनी लड़ाई का पूरा फायदा उठाया अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर काबिज होती चली गई और आखिरकार 1857 की क्रांति के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। और इसी के साथ 300 साल पुराने इस साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो आखिर मुगल साम्राज्य की कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या ये अकबर जैसी एकता की सोच और शाहजहां की बेमिसाल कला की विरासत है, या फिर ये औरंगजेब जैसी नीतियों से मिले बिखराव की एक चेतावनी भरी कहानी है? शायद ये दोनों ही हैं। एक ऐसी मिलीजुली विरासत जो आज भी हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है।